ठंड में गरीब की झोपड़ी। उफ, आज तो पानी एकदम बर्फ जितना ठंडा है, हाथ जमने को हो रहे हैं। कड़ाके की सर्दी में सरिता पुरानी जगह से फटी साड़ी में बैठी बर्तन मांज रही थी। परिवार में ससुर बुधन, सास, दादी सास, 2 बच्चे और मोहन था। पूरे परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी जुटाने की जिम्मेदारी अकेले बूढ़े बुधन पर थी। सुनो जी, घर में जरा भी राशन नहीं है, बहू खाना कैसे बनाएगी? ये लो भाग्यवान, बस 20 ही रुपए हैं अभी के लिए। इतने से देख लेना, आज शाम को दिहाड़ी मिलेगी तो आटा दाल ले आऊंगा। अम्मा की दवाइयां भी लानी है। तभी टूटे फूटे खटिये पर पड़ी हीरा मणि कहती है, बुधन बेटा, अब मेरे जाने का वक्त आ गया है। तू मुझ पर दवाइयों में पैसे खर्च मत कर। पिछले 6 महीने से कमरे का किराया नहीं भरा। तू घर का किराया भाड़ा देख, वरना कहीं ऐसा ना हो कि इस सर्दी में हम गरीबों के सर से ये छत भी छिन जाए। इस सच को स्वीकारना बुधन के परिवार के लिए बड़ा ही मुश्किल था। जहां अमीरों के लिए सर्दियों का मौसम सुहावना होता है, मगर गरीबों के घर परिवार पर ये ठंड जैसे कहर बनकर बीतती है। ऐसे ही समय बीतता गया और एक दिन लालचंद आ धमकता है। अरे ओ बुधन, बाहर निकल। लालचंद जी, आप यहाँ? मैं यहाँ अपने पैसे मांगने आया हूँ। निकाल मेरे पैसे, वरना आज के आज अभी तुम सब मेरा घर खाली करो। लालचंद जी, हमें थोड़ी मोहलत और दे दीजिए, हम आपके पैसे चुका देंगे। तू चुकाएगा मेरे पैसे? खुद तो ठीक से अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हो सकता, अपाहिज कहीं का। अब क्या मेरे पैसे भीख मांग कर चुकाएगा? भरी सर्दी में लालचंद बुधन के पूरे परिवार को घर से निकाल देता है। राजू और गुड्डी अपनी नन्ही आंखों से सारा नजारा देख रहे थे। माँ, अब आप, मैं, गुड्डी, बाबूजी, दादा दादी, हम सब कहाँ रहेंगे? पता नहीं बच्चों, चलो। इस तरह से एक बार फिर ठंड का कहर एक गरीब के परिवार को बेघर कर देता है। सभी सड़क पर चलते जा रहे थे। कोहरे के साथ बहती ठंडी हवाएं सीधे हड्डियों में जाकर चुभ रही थी। उन सभी की आंखों में लाचारी के आंसू थे। क्या हुआ राजू बेटा, तू रुक क्यों गया? माँ, बहुत जोर की ठंड लग रही है, घर कब आएगा? बस थोड़ी देर और राजू। देखते देखते पूरा दिन बीत जाता है, मगर उस गरीब परिवार के लिए ठिकाने की खोज अभी खत्म नहीं हुई। रात ढलते ही तेज बर्फबारी भी शुरू हो गई। हीरा मणि की हालत बिगड़ती गई। वह फुटपाथ पर ठंड में पड़ी थी। ठंड के मारे उसके दांत किटकिटा रहे थे। बुधन, अब मैं नहीं बचूंगी बेटा। ऐसा मत कहो अम्मा, तुम हमारे परिवार की नींव हो। मैं कहीं से कुछ ओढ़ने को लाता हूँ। उस गरीब की आंखों से झरझर आंसू गिरे जा रहे थे। वह खुद ठंड में ठिठुरता हुआ रात भर इधर उधर भटकता था, मगर ठंड की उस लड़ाई में हीरा मणि जिंदगी की जंग हार जाती है। सुबह तक हीरा मणि की लाश फुटपाथ पर पड़ी रहती है। बुधन का पूरा परिवार फूट फूट कर रोता है। क्यों ऊपर वाले, ये तेरी विधि का लिखा कैसा विधान है? सारा दुख दर्द तू हम गरीबों की झोली में ही क्यों डालता है? क्यों डालता है? उस ठंड के कहर ने उस गरीब के परिवार से उसका एक अपना छीन लिया था, मगर उसे अभी और सफर तय करना था। उसने हाथ पसर कर सभी से मदद मांगी। अरे कोई मदद करो, थोड़े पैसे दे दो मुझे, अपनी माँ का दाह संस्कार करना है, मदद करो। इतने में पुलिस की जीप वहाँ आ जाती है और उसे झाड़ने लगती है। अबे ओए फोकट राम, ये फुटपाथ पर क्या तुम्हारे बाप का घर है जो सारे यहाँ आकर जम गए हो? चलो भागो यहाँ से। कहाँ जाएंगे साहब, हमारे पास कोई ठिकाना नहीं, हमें यहाँ रहने दीजिए। खड़ूस पुलिस मोहन और बुधन पर लाठी बरसाने लगता है। चलते चलते वह एक कचरे के ढेर के पास आते हैं। बहू जानकी, हम यहीं अपना बसेरा बनाएंगे। मगर जी, इस कचरे में हम कैसे रहेंगे? हम सभी को साथ मिलकर सामान जुटाना पड़ेगा।
तभी सरिता देखती है कि कचरे के ढेर में एक फटा चिटा तिरपाल फेंका हुआ है। बुधन उस तिरपाल को चारों ओर पेड़ से बांध देता है। ले देखकर अब वही तिरपाल उन गरीबों के लिए सर छुपाने की जगह थी। इतने में सरिता जानकी आग जलाने को जंगल से लकड़ियां बीन कर लाती हैं। माँ, मुझे बहुत ठंड लग रही है, भूख भी लगी है। बच्चों को भूख से मचलता देखकर बुधन और मोहन का कलेजा कचोट पड़ता है और उसकी आंखों से टप टप आंसू गिरते हैं। मेरे बच्चों, अपने गरीब दादा को एक दिन और दे दो, कल मैं दाना पानी कहीं से भी ले आऊंगा। भूख रोटी की कीमत एक गरीब से भला कौन जान सकता है। सभी रात भर ठंड से कांपते हुए उस तिरपाल में काटते हैं, मगर आधी रात बहुत तेज बर्फबारी होती है। ठंड 3 गुना बढ़ जाती है। ये ठंड तो खून जमा देने वाली है, अब क्या करेंगे। इस तिरपाल के नीचे भी ठंड से आड़ नहीं ली जा रही। जानकी, अगर इस ठंड में हमें जिंदा रहना है तो हम सभी को झोपड़ी बनानी होगी। माँ, ठंड लग रही है, कुछ ओढ़ने को दो ना। क्या दूं मेरे बच्चों, यहाँ ओढ़ने को कुछ भी नहीं है। माँ, फिर तो हम भी बूढ़ी दादी की तरह बिना कंबल के मर जाएंगे ना। फिर आप सभी मेरे और गुड्डी के लिए भी रहोगे। ऐसे तो घर के बिना हमारे बाद आप और बाबूजी भी मर जाओगे और फिर दादा दादी भी मर जाएंगे। हम बेघर क्यों हुए माँ? हम सब मर जाएंगे। आंसू पोंछ लो मेरे बच्चों, हम नहीं मरेंगे। हम सभी अपनी झोपड़ी बनाएंगे जिसे हमसे कोई भी नहीं छीनेगा और न कोई हमें भगाएगा। इसके बाद मोहन अपनी अपाहिज कुर्सी से नीचे गिर जाता है और जहां एक तरफ बुधन सर्दी सहते हुए झोपड़ी बनाने के लिए लकड़ी काटता है, वहीं दोनों सास बहू घास फूस इकट्ठी करके झोपड़ी के लिए दीवार बनाती हैं। वह सभी ठंड की मार झेलते हुए 2 दिन बीतने तक मेहनत लगाकर आखिरकार झोपड़ी खड़ी कर लेते हैं, जिसे देखकर सभी की आंखों में आंसू थे। फिर भी बुधन की आंखों पर अपनी माँ की लाश नाच रही थी, जिसे इस ठंड के कहर में उसने खो दिया था। देखो जानकी, हम गरीबों के सर की खोई हुई छत लौट आई। लौट आई। सभी झोपड़ी के अंदर आ जाते हैं। माँ, हमारी झोपड़ी तो बहुत अच्छी है, अब सर्दी नहीं लगेगी, मगर हमारे पास बिस्तर तो है ही नहीं। इतनी ठंड में हम कैसे सोएंगे? गुड्डी, जैसे हम सभी ने मिलजुल कर अपने रहने के लिए झोपड़ी बनाई है, वैसे ही हम बिस्तर भी बनाएंगे। फिर सभी मिलकर इधर उधर से फूस इकट्ठा करते हैं। वहीं राजू और गुड्डी कचरे में से फेंकी हुई बोरियां भी उठा लेते हैं, जिस पर फूस से बिस्तर बनाते हैं और सभी सो जाते हैं। और दोनों गरीब सास बहू अपने परिवार को सर्दी से बचाने के लिए झोपड़ी में फूलों का बिछौना लगाती हैं और सभी सो जाते हैं। मगर बुधन को रात भर नींद नहीं आती है। उसके मन में अभी 2 वक्त की रोटी कमाने की चिंता उसे जगाए हुए थी। अगली सुबह, जानकी, काम देखने जा रहा हूँ, कोई काम मिलेगा तभी तो दाना पानी आएगा। वह दिन भर भूखे प्यासे काम की तलाश में भटकता है, जहाँ उसे ईटा भट्टी में 200 की दिहाड़ी पर रख लिया जाता है। वह ठंड में ईटा ढोता और हाथ जम जाने पर आग ताप कर फिर से उठ खड़ा होता। उसकी आंखों में आज एक खुशी थी, क्योंकि आज वह अपने परिवार को 2 वक्त की रोटी खिला पाएगा। शाम को वो राशन लिए झोपड़ी में लौटता है। ये लो बहू, आटा दाल लाया हूँ, खाना बना लो। आज कई दिनों के बाद हम गरीबों की झोपड़ी में चूल्हा जलने जा रहा है। जिस दिन घर से बेघर हुए थे, आखिरी बार उसी दिन हम गरीबों के घर चूल्हा जला था। ये ठंड भी हम गरीबों से कितने इम्तिहान लेती है। इसके बाद सरिता झोपड़ी के बाहर माटी के चूल्हे पर खाना बनाती है और सभी साथ में मिल बांट कर रोटी खाते हैं। वहीं अब गरीब बूढ़े बुधन की मदद करने के लिए दोनों सास बहू सड़क बनाने के सीमेंट बालू ढोने में मजदूरी करके 100-200 कमा कर लाती हैं, जिसे वह अपने परिवार के लिए कंबल और गर्म कपड़े खरीद कर लाती हैं। अब उस गरीब परिवार के पास ठंड में रहने के लिए झोपड़ी, पहनने के लिए कपड़े और खाने के लिए 2 वक्त की रोटी थी, मगर इसके बदले बुधन को बड़ी कीमत चुकानी पड़ी थी। आलोकनाथ जी का पूरा परिवार खाने की मेज पर बैठा होता है। कविता भाभी, नाश्ते में और कितनी देर लगेगी? भूख के मारे चूहे पेट में पिट्ठूग्राम खेल रहे हैं। आजकल के बच्चों के पेट में भूख से चूहे खेल खेलते हैं, वरना हमारे जमाने में तो भूख से पेट में चूहे दौड़ा करते थे।
हंसी मजाक चल रहा होता है तभी कविता खाना लगाती है। वाह भाभी, खाने की खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। क्या बनाया है? मैंने बनाया है पापा जी के मनपसंद पूरी कचौड़ी, तुम्हारे फेवरेट दाल मखनी और माँ जी के लिए मूंग दाल का हलवा और छोले। सभी खुश होकर खाना खाने लगते हैं और आरव कहता है, वाह भाभी, क्या गजब के छोले पूरी बनाए हैं। भैया, यू आर द लकी मैन जो आपकी शादी भाभी से हुई। माँ जी, देवर जी की भी शादी करा दीजिए। बड़ी बहू की बात में दम है निर्मला जी। मैं कल ही पंडित जी से रिश्ते देखने को बोल देता हूँ। पिताजी, वो मैं प्रिया से प्यार करता हूँ, उससे शादी करना चाहता हूँ। बड़ी धूमधाम से आरव प्रिया की शादी हो जाती है। आओ प्रिया बहू, तुम्हारे ससुराल में तुम्हारा स्वागत है। ये माँ जी हैं, यानी तुम्हारी दादी सास। पैर छुओ। प्रणाम दादी माँ। खूब खुश रहो, सदा सुहागन रहो। अरे निर्मला, ये तो एकदम मरी पड़ी है। ये क्या संभालेगी रसोई की जिम्मेदारी? संभाल लेगी माँ जी। जाओ बहू, आराम कर लो। कल इस घर में तुम्हारा पहला दिन है, बहुत सी रस्में भी हैं। जी सासू माँ। ओ गॉड, ये दादी माँ पता नहीं कौन सी चक्की का आटा खाती है, एकदम लोहे जैसा हाथ है। मेरे बैकबोन की बैंड बजा दी। अगली सुबह बहू मजे से बिस्तर में पड़ी होती है तभी आरव रजाई खींचकर कहता है, प्रिया जल्दी से उठ जाओ, वरना अगर दादी माँ ने तुम्हें अभी तक सोते देख लिया ना, फिर तुम्हारी तो क्लास लगेगी, साथ में मेरी भी बैंड बजेगी। प्रिया रेडी होकर रसोई में आती है। गुड मॉर्निंग मम्मी जी। क्या बात है, अभी तक नाश्ता नहीं बना? नो कॉफी एंड टी? भाभी, खाना तो आप बनाओगी ना, आज आपकी पहली रसोई जो है। मैं? क्या हुआ, तुम्हें खाना बनाना नहीं आता प्रिया बहू? नहीं तो मम्मी जी, आता है ना, मुझे सब कुछ बनाने आता है। छोले पूरी, दाल चावल, राजमा चावल, ढोकला, खाकड़ा, फेफड़ा। ओ शिट, ये क्या बोल दिया। मुझे सब बनाने आता है। मैं इतना अच्छा खाना बनाती हूँ कि सब उंगलियां चाटते रह जाते हैं। तो फिर ठीक है, आज के लिए तुम छोले पूरी, मीठे में हलवा, खीर और गुलाब जामुन बनाना। अपने मुंह से अपनी तारीफ करके प्रिया अपने मुंह मियां मिट्ठू बन जाती है और सर पकड़कर कहती है, प्रिया आज तो तू बुरी फंस गई। क्या करूं क्या करूं? फिर जैसे ही वह फ्रिज खोलती है, उसमें शादी के बैंक्वेट हॉल में से बचा हुआ बासी खाना रखा होता है। एक काम करती हूँ, फटाफट ये बासी खाना गर्म करके सभी को परोस देती हूँ। थोड़ी देर में वह मेज पर खाना लगा देती है। मम्मी जी, पापा जी, खाइए ना, ये सारा खाना मैंने बनाया है। पर प्रिया बहू, ये तो शादी का बचा हुआ बासी खाना है। वो क्या है ना सासू माँ, मैं तो खाना बनाने ही जा रही थी, मगर फिर ये बासी खाना फेंकना पड़ता। सोचिए माँ जी, सोचिए, एक गरीब को 2 वक्त की रोटी के लिए क्या कुछ नहीं करना पड़ता है। खाने का एक एक दाना कीमती है। बहू की नौटंकी बाजी में आके बेचारे ससुराल वाले बासी खाना खाते हैं। तभी चंचल मुंह मोड़कर खाते हुए बोलती है, सोचा था भाभी के हाथों से ताजा टेस्टी टेस्टी खाना खाने को मिलेगा, मगर यहाँ तो बासी खाना चरना पड़ रहा है। उस दिन दोनों वक्त ससुराल वाले शादी का बचा बासी खाना खाकर खत्म करते हैं। अगली सुबह, माँ जी, माँ का फोन आया था, वो पिताजी की तबीयत थोड़ी खराब है। कविता बहू, तू चली जा। वैसे भी अब यहाँ रसोई संभालने के लिए छोटी बहू है ही। कविता महीने भर के लिए मायके चली जाती है। प्रिया बहू, जल्दी से खाना बना दो, सभी को भूख लगी है। जी माँ जी, बनाती हूँ। प्रिया रसोई में आती है। एक काम करती हूँ, कुकर में दाल चावल चढ़ाकर सीटी लगा देती हूँ। आलस के चलते बहू ढेर सारे दाल चावल बना देती है और वहीं 2 दिनों तक बासी करके ससुराल वालों को खिलाती है। प्रिया की लत इतनी बिगड़ जाती है कि कभी हफ्ते भर पुरानी सब्जी तो कभी कई दिन पुरानी बची रोटी चावल वो सबको खिलाती थी और बासी खाने का ये भंडार निकलता उसके फ्रिज के खादान से। प्रिया, खाना बन गया हो तो लगा दो, ऑफिस के लिए देर हो रही है। जी जी, लगाती हूँ, पर मैंने तो कुछ बनाया ही नहीं। फ्रिज में जो 2 दिन पुरानी चावल दाल रखी है वही दे देती हूँ। इस तरह से एक बार फिर बहू अपने ससुराल वालों को 2 दिन का पुराना बासी दाल चावल परोसती है, जिसे सभी उसे सुनाने लगते हैं। क्यों बहू रानी, तेरे हाथ पांव नहीं चलते क्या, जो एक वक्त का खाना हमें 2-2 दिन तक बासी करके खिलाती है?
अरे गाय भैंस को भी रोज खाने में ताजा हरा चारा मिलता है, मगर हमें रोज बस बासी खाना। दादी माँ एकदम ठीक कह रही हैं। अपने घर के फ्रिज को तो जैसे बासी खाने का गोदाम बना कर रख दिया है। कभी हफ्ते भर पुरानी सब्जी, कभी रोटी, और आज ये 2 दिन का बचा बासी दाल चावल। भाभी पिछले 2 दिन से हमें ये पुराने दाल चावल डाल रही हो, क्यों? ननद जी, दाल चावल तो डाल रही हूं, तुम तो ऐसे टेढ़े मुंह बना रही हो जैसे मैं तुम्हारे आगे रूखी सूखी घास डाल रही हूं। मगर बहू, ये कोई मतलब थोड़ी हुआ रोज रोज बासी खाना खिलाने का। जा जाकर हम सभी के लिए ताजा खाना बना। मेरे लिए तू 2-4 गर्मा गर्म रोटियां सेक देना बहू। ऐसा लग रहा है जैसे जमाना हो गया ताजी रोटी खाए हुए। इसी के साथ प्रिया घमंड से बोलती है, मैं कोई खाना वाना नहीं बनाने वाली, जिसे खाना यही खाओ। भाभी, आप इतना खाना बनाती क्यों हो कि हमें उसे बासी खाना पड़े? ननद जी, खुद तो बैठी बैठी ऑर्डर देती रहती हो, कभी खुद से क्यों नहीं बनाकर खिलाती? और दादी माँ, आप क्या करेंगे ताजा खाना खाकर? 75 साल की पुरानी हो चुकी हो। और ससुर जी, आप कुछ कमाते धमाते तो है नहीं, दिन भर मुफ्त की रोटियां तोड़ने को चाहिए। इस तरह से कोसने के कारण आलोकनाथ की आंखें नम हो जाती हैं। उस दिन के बाद से सभी बिना कुछ बोले बासी खाना खाते हैं, मगर एक दिन अचानक प्रिया बेहोश होकर गिर जाती है। प्रिया बहू, क्या हो गया तुझे? आंखें खोल तो सही। अजी सुनते हो? आरव, डॉक्टर को फोन लगा। खबर सुनकर कविता भी लौट आती है, जहां डॉक्टर कहता है, देखिए, मैंने टेस्ट कर लिए। कई दिनों से बासी खाना खाने के चलते इनकी हेल्थ कंडीशन खराब हो गई है और शरीर में कमजोरी आ गई है। इन्हें खाने में ताजा और पौष्टिक खाना देना होगा, और जूस फ्रूट भी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, हम इस बात का पूरा ध्यान रखेंगे। इसके बाद से तो जैसे प्रिया के पूरे ससुराल वाले उसकी खातिरदारी में लग जाते हैं। देवरानी जी, मैंने आपके लिए गर्मा गर्म सूप बनाया है, पी लीजिए। कविता बहू, रात के खाने में प्रिया बहू के लिए आलू के पराठे बनाना, वो भी देसी घी में, इसको बहुत भाते हैं ना बहू। कविता और चंचल दोनों मिलकर प्रिया की पसंद के आलू के पराठे बनाती हैं और निर्मला उसे अपने हाथों से खिलाती है। ये लो प्रिया बहू, गर्मा गर्म आलू के पराठे खाओ। फिर जैसे ही प्रिया अपनी सास के हाथ से खाने का एक निवाला खाती है, उसकी आंखें नम हो जाती हैं और टप टप आंसू गिरने लगते हैं। मैंने अपने ससुराल वालों की शराफत का बहुत गलत फायदा उठाया है। हर रोज उन्हें बस बासी खाना ही खिलाती रही और ये बेचारे भी चुपचाप से खाते रहे। पर मेरी जरा सी तबीयत क्या बिगड़ी, ये लोग मेरा कितना ख्याल रख रहे हैं। इस घर की बहू होने के नाते मुझे भी तो इस घर की खुशियों का ध्यान रखना चाहिए था। फिर अगले दिन प्रिया सबसे पहले घर में जल्दी उठकर अपने ससुराल वालों की मनपसंद का खाना बनाकर मेज पर लगाती है, और जब सभी मेज पर आते हैं तो वह खुश हो जाते हैं। माँ जी, बाऊजी, मैं हाथ जोड़कर आप सभी से अपनी गलती की माफी मांगती हूँ। आप सभी ने मुझे मेरी गलती का एहसास कराया है। देखिए, मैंने क्या क्या बनाया है, छोले पूरी, राजमा चावल, गुलाब जामुन और भी बहुत कुछ। सब कुछ आपकी पसंद का है। निर्मला भराई आंखों से अपनी बहू का माथा चूमती है और आशीर्वाद भरा हाथ उसके सर पर रखती है। जुग जुग जीती रहो बहू, आखिर आज तुम्हें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हो गया और अब हम सभी बासी खाना खाने से भी बच गए। माँ, सभी इस बात पर हंस देते हैं, जिसके बाद सभी साथ मिलकर बहू का बनाया ताजा खाना बड़ी खुशी से खाते हैं और उसकी खूब तारीफ भी करते हैं।